नमस्कार स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने अभी तक 42 लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में आपातकाल, इमरजेंसी। और इमरजेंसी में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है राष्ट्रीय आपातकाल। जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। जिन लोगों ने ये लेक्चर अभी तक ना देखा हो वो लोग जाकर इसको देख लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन, बहुत इम्पोर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा विवादित भी है। ये जो राष्ट्रपति शासन है इस पर विवाद भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन की। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो बेसिकली जो राष्ट्रपति शासन है ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। पहले तो हम आपको 5 मिनट इसी पर लेक्चर देंगे और इसको हम क्लियर करेंगे। एक बात आप बताइए, जैसे मान लो कि आप एक अधिकारी हैं, पहले समझिएगा, एक हम सिंपल से एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लो आप एक अधिकारी हैं, ठीक है। सपोज दैट, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान तो कुछ भी सकते हैं, आप राष्ट्रपति हैं ऐसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो आप एक अधिकारी हैं और आपको कुछ अथॉरिटी मिली है। भाई अगर अधिकारी है तो कुछ अथॉरिटी तो होगी, ठीक है। और अथॉरिटी भी है और आपकी कुछ ड्यूटी भी है, ठीक है। आपको ये ड्यूटी दी गई कि आपके नीचे जो भी लोग हैं, आपके नीचे जो भी हैं, कोई भी हो सकता है, आपके नीचे के जो भी कर्मचारी हैं, तो आपको ये अथॉरिटी मिली है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने नीचे के कर्मचारियों से ये काम कराएं। ये आपको अथॉरिटी मिली है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे काम कराना ही पड़ेगा। तो अब ये अधिकारी बोले कि अगर ये काम ना करे तो अगर ये काम ना करे तो आपकी जिम्मेदारी है, करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं करता है तो आप इनकी शक्तियां छीन लें, ठीक है। तो ये जो नीचे, मान लो आप अधिकारी ए हैं और ये नीचे बी कर्मचारी हैं, तो कहते हैं कि अगर आपकी बात ये ना माने तो आप इनकी शक्तियां छीन लें, अपने हाथ में ले लें। तो इनकी शक्तियां आप अपने हाथ में ले लें, ठीक है। बस यही है राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यही चीज़ है राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखो कैसे क्लियर करते हैं। इतनी बात तो समझ में आई, ठीक है। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 355, ठीक है। आर्टिकल 355 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन तो एक आर्टिकल याद कर लेते हैं 356, तो केवल 356 से ही काम नहीं चलेगा। 356 तो एक पर्टिकुलर इसमें प्रोविज़न किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का संबंध कई अनुच्छेदों से है, कई आर्टिकल से है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 355 की। पहले 355, जैसे मान लो आप हैं केंद्र, ठीक है। आर्टिकल 355 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि आप जैसे केंद्र हैं, केंद्र, ठीक है। तो आपको कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, तो केंद्र को कर्तव्य दिए गए हैं। क्या कर्तव्य दिए गए हैं ये आपको समझ। राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करें। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप हैं केंद्र सरकार,
ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 ने आपको एक जिम्मेदारी दी। क्या जिम्मेदारी दी, क्या कर्तव्य है कि आपका ये कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप राज्य सरकारों को ये देखें कि वो संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य कर रही हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रही हैं तो आप इनके ऊपर प्रेशर बनाइए, आप इनसे करवाइए। तो केंद्र सरकार का अगर ना माने तो, अगर ये लोग ना माने तो कहते तो आप करिए, आप इनकी शक्तियां ले लीजिए। तो जब राज्य सरकारें केंद्र की ये बात नहीं मानती तो कहा जाता है कि राज्य में संविधान विफल हो गया। तब क्या माना जाता है, अगर ये राज्य सरकारें केंद्र की बात ना माने और संवैधानिक प्रावधान के तहत कार्य ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत कार्य ना करें, तो इस स्थिति को क्या मानेंगे कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। और जब संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो आप इनकी शक्तियां खुद ले लें, ठीक है। तो ये शक्तियां, राज्य की शक्तियां कहाँ चली जाएंगी, केंद्र में चली जाएंगी, और केंद्र राज्य में एनी हाउ संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही कार्यों का संचालन करे, या तो इनसे करवाए, और ये अगर ना करे तो खुद इनकी शक्तियां छीन ले और फिर अपने व्यक्ति से वहां पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य कराएं। बस यही है राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ की शक्तियां राष्ट्रपति में चली जाएंगी। केंद्र सरकार अपने कर्तव्यों के अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है, अर्थात इसकी शक्तियां अपने हाथों में ले सकती है। बस इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ की शक्तियां खत्म और ये सारी पावर कहाँ जाएंगी, केंद्र में, ठीक है, और स्पेशली राष्ट्रपति के हाथों में। तो इसके और भी नाम हैं। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपात भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपात, या इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल। क्यों, क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर यह आपात लगाया जाता है, इसलिए इसे संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है और तब लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, ओके। इसीलिए इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, ओके, क्लियर ये सारी बातें। अब हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले हाँ, ओके, क्लियर, सभी को क्लियर, गुड। तो आर्टिकल 355 की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। सभी को नोट्स बनाते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के दो आधार हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के दो आधार, बहुत हम आपको डिटेल में चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपका यूपीएससी का अर्थात आईएएस का या पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए, ना तो प्रीलिम का ना ही मेंस का, ठीक है। तो इसमें दो आर्टिकल यहाँ पर आपको दिखेंगे, एक होगा आर्टिकल 356 और एक होगा आर्टिकल 365। तो ज़्यादातर लोग 356 ही जानते हैं, 365 के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। हालांकि इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने आपातकाल का जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें हमने आपको 365 के बारे में भी बताया था, ओके। तो आर्टिकल 356 क्या कहता है, पहले इसको शॉर्ट में समझते हैं, फिर इसको हम डिटेल में समझेंगे दोनों तरीके से। संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक मशीनरी या तंत्र, संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो जाती है किसी राज्य में, ठीक है। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब होता है कि
किसी भी राज्य के, यानी किसी राज्य का जो मतलब राज्य जो सरकार होती है वो संविधान के प्रावधानों के तहत यदि कार्य ना करे तो कहेंगे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। ठीक है, तो जब ऐसी बात आएगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंशियल रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वहाँ पर लगा दी जाएगी। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार की शक्तियाँ किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास, और केंद्र में स्पेशली किसके पास? राष्ट्रपति के पास। इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, तो एक तो आधार मतलब ये हो गया अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, इसको दूसरे शब्दों में समझिएगा, मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को ये पूरा विश्वास हो जाए कि उस पर्टिकुलर राज्य में, राष्ट्रपति को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि उस पर्टिकुलर राज्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर पा रही है, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मामला यह है कि राष्ट्रपति को कैसे पता कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, अर्थात उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं कर पा रही है, ये राष्ट्रपति को कैसे पता? राष्ट्रपति तो वहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि राज्यों में राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं और राज्यों में राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में बैठे रहते हैं। इसीलिए राज्यपाल का पद भी बहुत विवादित है। इस पर भी लेक्चर हम लोग लेंगे, डिटेल में बताएंगे कि राज्यपाल का पद क्यों विवादित है। ठीक है, तो राज्यपाल महोदय तुरंत राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे देंगे कि महोदय इस राज्य की जो व्यवस्था है वो संविधान के नियमों के अनुकूल नहीं है, मतलब संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं चलाई जा रही है, इसलिए समस्या है। इसलिए आप यहाँ की शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीजिए। तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, या राज्यपाल ने ना बताया तो कुछ दूसरे स्रोतों से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो दूसरे स्रोतों से भी पता चलेगा तो भी राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, अर्थात राज्य सरकार की शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 365। ठीक है, अब 365 की बात हम यहाँ पर देखेंगे, ये बड़ा मज़ेदार है। ठीक है क्या कि जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति रखती है। सामान्य स्थितियों में कुछ विषयों पर, और आपातकालीन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी है, तो हर एक विषयों पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रशासनिक निर्देश देगी। और यदि राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं करती है या पालन करने में असमर्थ है, तो उसको भी कहा जाता है कि उस राज्य में प्रशासनिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की विफलता की बात आ जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल यानी स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? एक मिनट, ओके चलो ठीक है। तो आर्टिकल 365 भी बहुत ही बड़ा, देखो 356 365 में क्या अंतर है? 6 को 5 की जगह पर कर दो, 5 को 6 की जगह पर कर दो, बस घुमा दो, इसको बन जाएगा 365। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि केंद्र
द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया जाता। मजबूरी कुछ भी हो सकती है उसकी, जानबूझ के भी पालन ना करे या पालन करने में असमर्थ हो जाए, दोनों बातें, ठीक है। पालन नहीं किया जाता तो उसे प्रशासनिक मशीनरी की असफलता करार दिया जाता है, तो उसे प्रशासनिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की असफलता करार दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जाएगा, तो प्रेसिडेंशियल रूल। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही क्लियरली इन आर्टिकल को, तो 355, 356 और 365 इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन से है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया। आप लोग ऐसे ही इसके नोट्स बना लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लेकिन आप इस लेक्चर को देख के नोट्स बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो दिमाग में प्रिंट होगा। आंखें अगर चित्र को, ग्राफ को देखती हैं तो वो माइंड में जाके उसे प्रिंट कर देती हैं, ठीक है। बाकी किताबों में तो सब कुछ लिखा है, ठीक। तो ये हो गया आपातकाल, कौन सा, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि जब मान लीजिए किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया, उसका उद्घोषणा हो गया, उसका प्रोक्लेमिनेशन हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, तो क्या उद्घोषणा के बाद राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और क्या उसमें संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दो बातें यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो रेटिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का अनुमोदन, संसद का अनुमोदन, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, अनुमोदन मतलब अनुमति, ठीक है। तो ये हमने आपको नेशनल इमरजेंसी में भी पढ़ाया था, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा, उद्घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन लेना जरूरी है, और 2 महीने के अंदर यदि अनुमोदन नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन 2 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही हमने आपको बताया था किसमें, राष्ट्रीय आपातकाल में, उसमें 1 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है, बस यही बात आप याद रखिएगा। देखो जैसे हमारे पास 3 प्रकार की इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इसमें आप देखिएगा कि इसकी जो उद्घोषणा होती है, आगे जारी रखने के लिए संसद का रेटिफिकेशन लेना जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के अंदर अनुमोदन लेना जरूरी होता है, राष्ट्रपति शासन में 2 महीने के अंदर अनुमोदन लेना जरूरी होता है, और वित्तीय आपातकाल का भी 2 महीने के अंदर अनुमोदन लेना जरूरी होता है। तो ये फार्मूला हो गया 122 का फार्मूला हो गया। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 महीने के भीतर, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 महीने के भीतर, और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन 2 महीने के भीतर। 122 का फार्मूला, लेकिन ये पहले 222 का फार्मूला था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले राष्ट्रीय आपातकाल की भी मंजूरी 2 महीने के भीतर लेनी होती थी, लेकिन
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको 1 महीने कर दिया गया। तो 222 का फार्मूला चेंज हो गया 122 के फार्मूले में। ठीक है, क्लियर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले 222 का फार्मूला लगता था अनुमोदन में, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद 122 का फार्मूला लगता है संसद के अनुमोदन में। क्लियर, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, तो 222 का फार्मूला 122 का फार्मूला याद रखिएगा। ओके, अब आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा अनुमोदन, कौन से आपातकाल का अनुमोदन 1 महीने में लेना होगा, कौन से आपातकाल का अनुमोदन 2 महीने में लेना होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो ये हो गया उद्घोषणा का अनुमोदन संसद से, किससे? संसद से 2 महीने के भीतर लेना होता है। 2 महीने के भीतर लेना होता है। लेकिन ये अनुमोदन किस प्रकार के बहुमत से? तो सिंपल मेजॉरिटी से लेना होता है भैया, है ना बच्चों, सिंपल मेजॉरिटी से। तो ये अनुमोदन कैसे होना चाहिए? बाय सिंपल मेजॉरिटी। देखिए बच्चों, मेजॉरिटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी भी अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप की होती है। तो इस पर भी वैसे तो मैं ये लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है बच्चों कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उपस्थित यानी प्रेजेंट और वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1, मतलब आधे से अधिक। यहाँ पर जब उपस्थित और मतदान करने वाला प्रेजेंट एंड वोटिंग शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनका 50% प्लस 1, मतलब 50% मतलब 1/2 प्लस 1, आधे से अधिक। ओके, क्लियर। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद से 2 महीने के भीतर लेना होता है, और अनुमोदन कैसे? बाय सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से। क्लियर। और अगर यही राष्ट्रीय आपातकाल होता तो विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता। बस समझ रहे हो? और वहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब होता था सदन के उपस्थित जो मतलब सदस्य है उसका उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, वो मैं वहां पर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदन लेना होगा। अब इतनी बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी गई और संसद से अनुमोदन नहीं लिया गया तो ये कितने दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है राष्ट्रपति शासन? 2 महीने तक। लेकिन अगर अनुमोदन मिल गया तब ये कितने दिनों तक कंटिन्यू करेगा? तो एक बार अनुमोदन मिलने से ये 6 मंथ, इसकी वैलिडिटी 6 महीने बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अनुमोदन मिलने के बाद कितने महीने बढ़ जाएगी वैलिडिटी? 6 मंथ। और जब 6 मंथ पूरा हो गया तो फिर से अनुमोदन ले लीजिए, तो दोबारा अनुमोदन ले लीजिए, पुनः रेटिफिकेशन, अनुमति संसद की साधारण बहुमत से, तो पुनः अनुमोदन। ठीक है, फिर इसकी वैलिडिटी 6 मंथ बढ़ गई।
फिर वैलिडिटी इसकी 6 मंथ बढ़ गई। लेकिन याद रखिएगा 1 साल से ज़्यादा इम्पोज नहीं होगा, यानी 2 ही बार बढ़ा सकते हैं, 6 महीने 6 महीने, तो हो गया कितना, 1 वर्ष। कितना हो गया, 1 वर्ष। और राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी को? ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, 1 मिनट में देख लेता हूं सभी को क्लियर या नहीं। क्लियर, ओके, चलो, तो सभी को क्लियर। अब यहां पर मामला और आगे हम लेके चलते हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर हमने तो इसको 3 साल पढ़ा है, 1 वर्ष नहीं, हमने तो इसको मैक्सिमम पढ़ा है कि मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रहता है, रह सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले ये 3 वर्ष तक हो सकता था, अभी भी होगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होगी। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी आगे की जो वैलिडिटी है इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, और आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी है। अब देखिए, अगर 1 वर्ष हो गया, ठीक है, अगर 1 वर्ष हो गया, इसके आगे राष्ट्रपति शासन नहीं जाएगा। लेकिन स्थितियां अगर ही नहीं, ऐसी स्थितियां हैं ही नहीं कि विधानसभा का चुनाव वगैरह हो सके, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो देखो, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। 1 वर्ष, इसका जो चार्ट है कुछ इस तरीके से, 1 वर्ष और फिर मैक्सिमम 3 वर्ष, ये सीमा है, ये अधिकतम सीमा है भैया, है ना बच्चों, ये अधिकतम सीमा है। इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना, ये अधिकतम सीमा है। तो देखो हमने क्या किया, यहां से बनाते हैं, इसकी हुई उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की हुई उद्घोषणा, और 2 महीने के भीतर अनुमोदन लिया गया, तो ये 6 मंथ बढ़ा पहली बार, पुनः अनुमोदन, पुनः अनुमोदन, यही तो हम लोग फंसते हैं ना। तो यहाँ पर पहली बार अनुमोदन, और अनुमोदन कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। तो पुनः अनुमोदन होगा तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया, पुनः 6 मंथ बढ़ा, तो 2 बार बढ़ाया गया, 2 बार वैलिडिटी, 2 बार रिचार्ज कराया ना, 2 बार इस फोन को रिचार्ज करा लिया, ठीक है, और 1 बार 6 महीने के लिए, फिर 1 बार 6, तो टोटल हो गया ना 1 वर्ष। अब इसके आगे रिचार्ज नहीं होगा, इसके आगे अनुमोदन नहीं होगा, ठीक है। तो इस 44वें संविधान संशोधन के पहले हो सकता था, ऐसे 3 वर्ष के लिए हो सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इस पर एक प्रतिबंध, मतलब 2 प्रतिबंध लगाए गए, इसकी शक्ति को कंट्रोल किया गया कि 1 वर्ष से ज़्यादा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है, तो इसलिए 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि 2 ऐसी सिचुएशन अगर आ जाएं, तभी 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाएगा। अगर वो 2 सिचुएशन नहीं है तो फिर 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन नहीं बढ़ेगा। अब आपके दिमाग पे आ रहा होगा कि वो सिचुएशन तो बताइए सर। बिल्कुल उसी को बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। तो देखो, धैर्य बहुत अच्छी चीज़ होती है, धैर्य से पढ़ाई करोगे, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप बोर नहीं होगे, इंजॉय करके पढ़ोगे, और इंजॉय करके पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में वैलिडिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, आराम से इंजॉय करके मज़ा लेके, ठीक है। चलो, तो 1 वर्ष के आगे कब बढ़ेगा, तो इसकी 2 स्थितियां हैं भैया। 1 वर्ष से आगे ये राष्ट्रपति शासन तभी एक्सीड करेगा, इसकी हैं 2 परिस्थितियां, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में कह दिया गया कि अगर ये 2 परिस्थितियां नहीं हैं तो राष्ट्रपति शासन हरगिज 1 साल से आगे नहीं जाएगा, और अगर ये 2 परिस्थितियां हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता, लेकिन एक बार में बढ़ाया 6 महीने के लिए ही जाएगा। क्लियर। देखो अब ये 2 परिस्थितियां क्या है, तो परिस्थिति नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1,
और सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, तो पहली सिचुएशन आपको बताते हैं कि देखो ध्यान से समझना, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। देखो जैसे मान लो हमारा ये भारत है, हम अपने भारत को यहाँ बना ही लेते हैं, नहीं कि बड़ा प्यारा सा हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत, ठीक है, और बना देते हैं, हिमालय भी बना देते हैं। ठीक है, भूगोल वाले लेक्चर में सारी चीज़ें हम लोग ये भी सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मान लो सपोज दैट ये मतलब पश्चिम बंगाल है, सपोज दैट क्या है ही है, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और मान लो पश्चिम बंगाल की स्थिति है खराब। ओके, और यहाँ पर लगा है क्या, राष्ट्रपति शासन, नहीं राष्ट्रीय आपातकाल। मान लो हमारे पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये संपूर्ण भारत में लगा है। पहली बात, संपूर्ण भारत। क्या जो मैं लिख रहा हूं ये दिखाई पड़ रहा है, छिप तो नहीं रहा है? ठीक है, तो संपूर्ण भारत में लगा है, या किसी राज्य में लगा है, संबंधित राज्य में, संबंधित राज्य में। ठीक है, या संबंधित राज्य के किसी भाग में, राज्य के किसी भाग में। मान लो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा है, पश्चिम बंगाल में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और देश में भी आपातकाल लगा है, या किसी एक राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल। देखो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लग सकता है, किसी एक राज्य में भी लग सकता है, किसी राज्य के एक हिस्से में भी लग सकता है, ये मैं आपको पढ़ाया था, ध्यान देना। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में भी लग सकता है, किसी मतलब देश के किसी एक राज्य में लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, और उस राज्य के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और राष्ट्रपति शासन भी लगा यहाँ पर, और राष्ट्रपति शासन की वैलिडिटी 1 वर्ष हो गई। अब आगे बढ़ाना है, आगे राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है, तो इस आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तो पहली सिचुएशन क्या हुई, अगर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में या संबंधित राज्य में, या संबंधित राज्य, संबंधित राज्य के एक हिस्से में क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, तो क्या उस राज्य में, उस राज्य के विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो जब राज्य विधानसभा के चुनाव हो नहीं सकते हैं, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब ये एक परिस्थिति उत्पन्न हो। दूसरी परिस्थिति, सेकेंड परिस्थिति क्या है? ठीक है, तो सेकेंड परिस्थिति है कि चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे। सेकेंड परिस्थिति क्या है, यदि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव संभव नहीं है, राज्य विधानसभा का चुनाव संभव नहीं। जब चुनाव संभव ही नहीं है तो फिर
राष्ट्रपति शासन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये याद हो गया होगा आप लोगों को, में ये प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन 2 ही परिस्थितियों में लागू हो सकता है, यानी 3 वर्ष तक, इसके बाद फिर नहीं हो सकता है। लेकिन एक अपवाद है, पंजाब है इसका अपवाद, ठीक है, वहाँ पर 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन चलता रहा था। क्यों अपवाद है आगे बताएंगे। तो ये 2 सिचुएशन आपको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स आप बिल्कुल इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बताया, उद्घोषणा हुई तो अनुमोदन मिलने से पहले 2 महीने तक लागू रहेगा। यदि अनुमोदन मिल गया साधारण बहुमत से संसद का तो 6 महीने, फिर अनुमोदन हो गया फिर 6 महीने, यानी 1 वर्ष हो गया। अब 1 वर्ष के आगे नहीं बढ़ेगा, 1 वर्ष के आगे तभी बढ़ेगा जब ये 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो। ये प्रावधान कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इस तरीके से बताया। ठीक है, क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक, ठीक है, चलो अब इसको रब करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। तो ये अनुमोदन से जुड़े हुए जो भी बातें थी वो सारी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो क्या हमें कुछ बदला हुआ दिखेगा? क्या मतलब कैसा हो जाएगा, कैसी फीलिंग आएगी? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो कैसी फीलिंग आएगी, ठीक है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी का था। अब हम लोग यहाँ पर आज इसको सीखेंगे। तो राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ मिल जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ मिल जाती हैं भैया, तभी तो राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना। राष्ट्रपति को असाधारण मतलब साधारण से बहुत ज़्यादा है ना, असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या असाधारण शक्तियाँ मिलती होंगी? ठीक है, तो राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, पहली बात। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, राज्य सरकार के जो राज्य सरकार के कार्य वगैरह हैं उनको अपने हाथ में ले लेता है। राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, हाथ में ले लेता है, मतलब ले लेते हैं कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति है ना। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेंगे। अब मान लो एक ही साथ भारत के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो हर राज्य सरकार के कार्य वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो फिर क्या अब राष्ट्रपति तो एक ही है ना, तो हर राज्य में जाके वो क्या काम कर पाएंगे? नहीं। तो राष्ट्रपति अपने हाथ में राज्य सरकार के कार्य तो ले लेंगे, लेकिन ये कार्य गवर्नर को दे देंगे, गवर्नर को, उस राज्य के राज्यपाल को पकड़ा देंगे, बोले तुम मेरी तरफ से इस कार्य को करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होते हैं, कहाँ पर? राज्यों में। तो राज्य सरकार की शक्तियां ले ली, कार्य ले लिए और किसको पकड़ा दिए? राज्यपाल को। तो राज्यपाल महोदय को ये कार्य सौंप दिए इन्होंने। ठीक है, और जितनी भी राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति में आ जाएंगी और ये उन शक्तियों को किसे दे देंगे? राज्यपाल महोदय को सौंप देंगे। यानी गवर्नर की
मतलब जितनी भी गवर्नर की शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में आ जाएंगी, ठीक है, जितनी भी गवर्नेंस की शक्तियाँ उस राष्ट्रपति में आ जाएंगी स्टेट वाली, और वो किसके दे दी जाएगी, राज्यपाल को दे दी जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा आगे, ठीक। अगला, राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को वो निलंबित कर सकते हैं। देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपको नया पॉइंट मिल सकता है। ये राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण, राज्य के किसी भी निकाय यानी स्टेट की कोई भी बॉडी हो या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों निलंबित, सस्पेंड करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब समझे, जैसे मान लो हमारे संविधान में राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण का प्रावधान किया गया संविधान में कि ये बॉडी राज्य के लिए काम करेगी, ठीक है। तो हमारे संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि राज्य के काम करने के लिए कोई निकाय बनाया जा सकता है, कोई प्राधिकरण बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति कहेंगे इस स्थिति में कि हम इसको निलंबित करते हैं, ये कोई निकाय, कोई प्राधिकरण का गठन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पावर भी राष्ट्रपति को मिल जाती है। नेक्स्ट, वह घोषणा कर सकते हैं कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे। तो राष्ट्रपति क्या घोषणा कर सकते हैं, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य की विधायिका का कार्य वो करे, है ना, राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे, शक्तियों का प्रयोग करे। ये पावर भी मिल जाती है राष्ट्रपति को, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग और देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, इसको हटा देते हैं, जगह बनाते हैं, इसलिए इसको रब कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये बदलाव दिखेंगे प्रभाव में। और क्या हो सकता है, अर्थात राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर देंगे कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद यानी सरकार, मंत्रिपरिषद को भंग कर देंगे, उसे डिसॉल्व कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। भाई मंत्रिपरिषद को भंग कर देंगे तभी, मंत्रिपरिषद मतलब सरकार है, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार को भंग कर देंगे तभी तो राज्य सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में आ जाएंगी, इसलिए तो उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। भंग कर देंगे। और राज्यपाल, तो देखो ये बात आप समझो, है ना, इसको जरा समझो, इसकी शक्तियां ले ली, इसको भंग कर दिया, राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया। अब राष्ट्रपति ये शक्तियां किसको दे देंगे, राज्यपाल को, और राज्यपाल से कहेंगे अब तुम यहाँ की शासन व्यवस्था चलाओ मेरे बिहाफ पर, मेरी तरफ से। फिर राष्ट्रपति कहेंगे देखो लेकिन हमें थोड़ा सा कम विश्वास है कि आप पूरा सही से काम कर पाओगे, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि आप हमारी तरफ से शक्तियों का प्रयोग करो, व्यवस्था चलाओ, लेकिन राज्य सचिव की सहायता से, राज्य सचिव तुम्हारी सहायता करेगा, ठीक है, IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। या राष्ट्रपति किसी और भी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदारी देंगे कि तुम राज्यपाल का सहयोग करो राज्य का शासन चलाने में, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर, देखो यहां पर क्या होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की
सहायता से, राज्य सचिव की सहायता या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये बदलाव आपको दिखेगा। क्लियर हो गई बात? राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद यानी राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में लेंगे। इसके बाद गवर्नर को पकड़ा देंगे, उस राज्य के गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर तो केंद्र का ही एजेंट होता है, और गवर्नर को पकड़ा देंगे और गवर्नर राष्ट्रपति के नाम पर, किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, राज्य की सरकार खत्म। इसी बात पर तो विवाद होगा, आगे देखेंगे हम लोग इस पर डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, यानी जब चाहे तब राज्य की सरकार भले ही बहुमत में हो, केंद्र जब चाहे तब वहां उसे हटा के राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा दुरुपयोग हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे, वो डिस्प्यूट है। तो इसीलिए राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती। वो कहते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रावधान ही खत्म कर दो। ठीक है, तो इस पर क्या डिस्प्यूट है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब राज्य सरकार पर तलवार हमेशा लटकती रहती है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है। केंद्र में अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की, तो ये बड़ी समस्या होती है, ये विवाद का विषय भी है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकते हैं। निलंबित, सस्पेंड कर सकते हैं। देखो, अगर निलंबित किया गया तो जब राष्ट्रपति शासन हटेगा तो फिर से वो राज्य विधानसभा एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अगर भंग कर दिया तब तो फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, लेकिन राज्य की विधानसभा भंग नहीं होगी। जब संसद 2 महीने बाद, 2 महीने के भीतर अनुमोदन कर देगी, तब बाद में ये हो सकता है, ये बात एक बार फिर से ध्यान से समझ लो कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होते ही राज्य की मंत्रिपरिषद यानी सरकार तो भंग हो जाएगी, लेकिन राज्य की विधानसभा यानी राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर भंग तुरंत नहीं होगी। कब होगी? 2 महीने बाद। अगर 2 महीने के भीतर संसद ने राष्ट्रपति शासन को साधारण बहुमत से अनुमोदन दे दिया तो राष्ट्रपति इसके बाद इसको भंग कर सकते हैं, इसको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी थी। ठीक है, अब और क्या होगा भाई? ठीक है, इसको रब कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। और क्या होगा और प्रभाव क्या होंगे और क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट। ठीक, दूसरा, संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। इस समय संसद के पास ये पावर मिल जाएगी। संसद राज्य का जो विधेयक है और जो बजट प्रस्ताव है उसको पारित करेगी। यानी राज्य के जो विधेयक यानी जो बिल होते हैं, विधेयक और बजट प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव को पारित करेगी। पारित, एक ये प्रभाव है। अब आपको अजीब लगता होगा, अजीब नहीं लगना चाहिए।
भाई अब राज्य का जो शक्तियाँ हैं वो सब केंद्र में चली गई ना वहाँ पर। तो अब राज्य का जितने भी बिल होंगे, बजट होंगे, इसको कौन पारित करेगा? अब संसद पारित करेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। और प्रभाव देखो इसमें, जब राज्य विधानसभा निलंबित या विघटित हो जाए, ठीक है, जब राज्य विधानसभा शुरुआत में तो निलंबित नहीं होगी, विधानसभा विघटित या निलंबित हो जाए तो क्या होगा? संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है। तो संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति, राज्य के लिए विधि यानी कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को दे सकती है या उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है, या उनके द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा ध्यान से। ये बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से इसको और नोट कर लीजिएगा, जल्दी से एक दो और इम्पैक्ट है उसको देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट, अगर लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, यदि लोकसभा का सत्र यानी सेशन, सत्र ना चल रहा हो, देखो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में, और तो वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में आ जाएंगी, और केंद्र की जो विधायिका है लोकसभा वो सत्र में ना हो, ठीक है, उसका सेशन ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति यहां दो काम करेंगे। राष्ट्रपति उस राज्य के विषय, उस राज्य मतलब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते, यानी राज्य के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा होता तो राज्य के विषय पर तो कानून बना देती ना लोकसभा। अब कानून बन नहीं सकता है क्योंकि इसका सत्र नहीं चल रहा है और कानून की जरूरत है राज्य को, तो उस राज्य के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। और अध्यादेश जारी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। दूसरा, संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की, देखो संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े, मतलब जो संचित निधि वाला मामला होता है, राज्य की संचित निधि के प्रयोग को, राज्य की संचित निधि के प्रयोग को राष्ट्रपति प्राधिकृत कर सकते हैं, ठीक है, को प्राधिकृत कर सकते हैं। ये क्या मामला है? तो राष्ट्रपति को ये पावर मिलेगी। देखो, एक केंद्र में कंसोलिडेटेड फंड होता है संचित निधि, राज्य में राज्य की संचित निधि होती है। तो जो टैक्स वैक्स सरकार लगाती है उससे जो धन आता है वो
केंद्र की संचित निधि में जमा होता है और राज्य वाला राज्य की संचित निधि में जमा होता है। फिर संचित निधि से धन निकालना होता है। संचित निधि पर जो मतलब कंट्रोलिंग होती है वो केंद्र में लोकसभा की होती है, राज्य में विधानसभा की होती है। लेकिन अब राज्य में विधानसभा है नहीं, ठीक है, वो भंग हो गई। ठीक, तो राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति अब किससे लेनी पड़ेगी? संसद से लेनी पड़ेगी। लेकिन संसद का एक सदन सत्र में है नहीं तो अनुमति मिलेगी नहीं। तो अब राज्य की संचित निधि पर कौन अपना अधिकार रखेगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि पर अधिकार हो जाएगा। ये संचित निधि क्या होता है इसको और डिटेल में समझ पाओगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपने देखा कि राज्य के विषयों पर कानून संसद बनाएगी या संसद राष्ट्रपति को ये अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में, किसी राज्य में या एक से अधिक राज्यों में, तो राज्य के विषय पर कानून विधायिका बनाएगी या राष्ट्रपति बना देंगे। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा, ठीक है, विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून आपातकाल खत्म, यानी राष्ट्रीय जो मतलब राष्ट्रपति शासन है, यानी राज्य आपातकाल समाप्ति के कितने दिनों बाद तक कंटिन्यू रहेगा? बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के कितने दिनों तक जारी रहेगा, कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल हमने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून, राज्य के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैलिडिटी आपातकाल समाप्ति के 6 महीने तक ही रहती है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने नहीं, वो बनी रहेगी, यानी ये प्रभावी बना रहेगा, इसका कोई समय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राज्य की विधानसभा इसे समाप्त करना चाहे तो समाप्त कर सकती है, इसे परिवर्तित करना चाहे तो परिवर्तित कर सकती है, मतलब बदल सकती है, और पुनः लागू करना चाहे उसी कानून को तो लागू कर सकती है। अदरवाइज ये बनी रहेगी, ये जो कानून है ये बना रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो राज्य विधायिका इसे वापस ले सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती है और उसे पुनः लागू कर सकती है। अगर राज्य विधायिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने देखा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या प्रभाव हुए। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़े, तो देखो, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कहाँ चली जाती है? केंद्र में। और जो विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर, वो कहाँ चली जाती है? केंद्र में। ठीक है, ये कहाँ, ये राज्य से कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है राज्य से केंद्र में। राज्य से कहाँ चली जाती है? केंद्र में। ठीक है, यानी यहाँ पर संघात्मक लक्षण एकात्मक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन जो जुडिशरी यानी न्यायपालिका की शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यायपालिका की शक्ति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये आप इसे नोट में अलग से याद कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य का जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियाँ केंद्र में चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो न्यायपालिका की सेहत पर कोई फर्क राष्ट्रपति शासन का नहीं पड़ेगा। कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियाँ हैं मतलब राज्य वाली, वो केंद्र में चली जाएंगी। ठीक है,
तो संबंधित हाई कोर्ट, जैसे मान लो पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में, तो पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की स्थिति, स्तर, शक्तियां और कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सब सीखा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस लेक्चर का आपने पूरा नोट्स तो बनाया ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से ग्राफ चार्ट बनाइएगा। और इसका अगर आपको जो लेक्चर आज हमने पढ़ाया इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको रविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और उसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लॉगिन कर लोगे अपने फ़ोन नंबर से। इसके बाद जब ये ऐप खोलोगे तो स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, स्टडी मटेरियल, और ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूं। ये जब आप फ़ोन खोलोगे तो ऊपर लेफ्ट साइड में 3 पैरेलल लाइनें बनी होंगी, उसको क्लिक करोगे तो साइड में एक टैब खुलेगा, वहाँ लिखा होगा स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल को क्लिक करोगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल का सेक्शन खुल जाएगा। इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो सारे पीडीएफ लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आज जो हमारा क्लास है ये है 43वां क्लास है पॉलिटी का। तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, क्लास 43 पढ़ा होगा और वो मटेरियल आपको मिल जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन अभी तक कहाँ कहाँ लगा, उससे जुड़े हुए क्या विवाद हैं, इसका मिसयूज हुआ तो क्यों हुआ, मिसयूज नहीं होना चाहिए, अंबेडकर का विचार क्या था, अंबेडकर महोदय ने राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्यों की थी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।